Hello students, in last class we have studied about the half power point frequencies, bandwidth and quality factor. In this lecture we will study about the average power in AC circuits. Then we will go on the concept of power factor and then we will see that the average power in the different AC circuits. So topic है एवरेज पावर. जैसा कि एवरेज पावर हम एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, एसी के लिए एसी सर्किट्स में जो पावर कैलकुलेट करें, पावर को मैंने इलेक्ट्रिक करंट में वहां इलेक्ट्रिक पावर बताया था कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट पावर क्या होता है, V इंटू आई. अब हम इसके लिए कोई इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज की इक्वेशन मान लेते हैं और फिर एसी करंट की इक्वेशन मान लेते हैं वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है, हाई है. क्लियर. सो लेट इक्वेशन ऑफ द एसी वोल्टेज, साथ में हम इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो हम क्या एज्यूम कर लें, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी. क्लियर. अब करंट इससे या तो फाई आगे चल रहा होगा या फाई पीछे चल रहा होगा या हो सकता है इसके साथ चल रहा होगा, यानी फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है. मैं मान रहा हूं कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई है. तो एंड इक्वेशन ऑफ एसी करंट वो क्या मान लें, I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. Where what is phi? Where phi is phase difference between voltage and current. यही मान. तो phi is phase difference between voltage and करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस. सो आप एसी पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू आई. क्लियर. सो एसी पावर P वो क्या होगा, V इंटू आई. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड I, V और I की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V Vm साइन ओमेगा टी है और I क्या है, Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Im साइन ओमेगा टी इंटू Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. अब देखो इसको Vm और Im दोनों कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू है, इनको फर्स्टली लिख लेते हैं Vm Im और ये है साइन ओमेगा टी और ये है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. अब देखो एक फॉर्मूला बताता हूं मैं जो कि काम में लाया जा सकता है. यदि हम इसको C मान लें और इसको D मान लें तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है. क्या, साइन C इंटू साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस C माइनस D माइनस कॉस C प्लस D. ये फॉर्मूला यहां यदि हम काम में ले आए, ये फॉर्मूला यहां पे, तो देखो ये किस तरह से, ये C की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, D की. ज्यादा है वो C की और कम वाली है वो D की वैल्यू हो जाएगी. ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करें तो पावर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो फर्स्टली इसको तो नोट कर लीजिए इतना, फिर ये कैलकुलेशन हम यहां करते हैं. नोट कर लिया. तो आप देखिए यहां हम इसको लिख सकते हैं क्या, पावर है ना. तो पावर आ जाएगी P इज इक्वल्स टू क्या, Vm Im और ये देखिए यहां
साइन को क्या लिखा जा सकता है, देखो ये 1/2 कॉस सी माइनस डी, 1/2 कॉस सी माइनस डी, सी की जगह ओमेगा टी है, माइनस डी की जगह क्या है, ये ओमेगा टी माइनस का 5, यही हुआ, सी माइनस डी की जगह आ गई है। अब माइनस कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी की जगह क्या है ओमेगा टी और डी की जगह ये है ओमेगा टी माइनस 5। ये बात समझ गए, सी की जगह ओमेगा टी है और डी की जगह ओमेगा टी माइनस 5। तो इसको आपने इस तरह से सोल्व करें तो ये आ जाएगा Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये आ जाएगा cos, देखो ये होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस फाइव क्या होगा प्लस का 5 माइनस cos ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये जो पावर है ये पावर होगी आपके पास में Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5 तो कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो ये वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कहीं टाइम है ही नहीं। तो इसका मतलब ये टर्म क्या है कांस्टेंट है, और मैंने बताया था कांस्टेंट का एवरेज वो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे 5 3 वैल्यू है, 1 5 है, दूसरी 5 है, तीसरी भी 5 है, उन 5 का एवरेज निकालिए। यदि 5 का एवरेज निकाले तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो कांस्टेंट टर्म का एवरेज लेते ही नहीं है, तो इसका यदि हम एवरेज लेने लग गए तो एवरेज ये का यही आएगा। सेकंड टर्म जो देख रहे हैं ये Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये ऐसी टर्म है कोसाइन वाला, है ना। अब देखिए ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब इसको हम, ये तो पावर थी कौन सा ये जो है, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको मैं कह रहा हूं ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये है एक पीरियोडिक, ये जो देख रहे हैं ये पीरियोडिकली क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, ये पूरा जो है इसको हम कह सकते हैं, ये वाला तो खैर इसमें भी कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। पीरियोडिकली का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर से क्या होते जाए रिपीट होते जाए, ये वो है। और इसका एवरेज लोगे जितनी वैल्यू पॉजिटिव में उतनी ही क्या होती है नेगेटिव होती है, तो ये है पीरियोडिक, यानी पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। अब यदि हम इसका एवरेज लेने की जरूरत है नहीं, और इसका जो एवरेज है इस वाले का क्या आएगा 0 आएगा, तो हम यदि यहाँ पे कौन सी पावर लें एवरेज पावर, और एवरेज पावर के लिए मैं लिख देता हूं क्या PAV, थोड़ा नीचे लिख देता हूं एवरेज पावर, और एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करें किससे PAV से, तो वो इसका तो एवरेज लेने की जरूरत है ही नहीं, वो क्या होगा Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 5। इसका एवरेज लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसा टर्म है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। माइनस Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका एवरेज 0। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखो इस टर्म का, ये देखो एवरेज का ऐसा सिंबल है, यदि cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज का कांसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, एक साइकिल के लिए उसको इंटीग्रेट किया जाता है, और इसको एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये इंटीग्रेशन क्या आता है 0 आता है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज जितने भी पीरियोडिक हैं उनका 1 साइकिल के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है इस वाले का जो एवरेज 0 हो जाएगा, तो
तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये सिंबल लगाया है इस तरह से, ये है एवरेज के लिए कि इसका जब हम एवरेज निकालते हैं, यानी इसको एक साइकिल के लिए 0 से t के लिए या 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हुई, इस वाले टर्म की 0 हो गई, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सो यहां आप देखेंगे जो एवरेज पावर है ये बचेगी, और इस पावर को हम, ये नोट करिए आप, इस पावर को हम क्या नाम दे देंगे, एवरेज पावर। तो इसको हम बोल देते हैं एवरेज पावर। अब देखो एवरेज पावर जो है वो होगी यहां से PAV, है ना, PAV, AV मतलब एवरेज के लिए है, वो होगी VMIM डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं VM डिवाइडेड बाई √2 और IM डिवाइडेड बाई √2। देखो जब मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताया था, मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 क्या होती है, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, VRMS लिख सकते हैं। और IRMS का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में, IM डिवाइडेड बाई √2 आया था ना 0.70 टाइम, वही है। तो इसको क्या कह सकते हैं, IRMS cos फाई, तो ये है ही, इनटू cos फाई, तो इसको कहा जा सकता है IRMS। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 क्या होता है, VRMS, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। करंट की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 क्या होगा, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इनटू cos फाई। यहां जो टर्म है, ये जो टर्म देख रहे हैं आप VRMS, है ना, टर्म VRMS, द वैल्यू ऑफ VRMS and RMS, VRMS, RMS is called virtual power। इस वैल्यू को हम कौन सी पावर बोलते हैं, वर्चुअल पावर। तो यहां इसको वर्चुअल पावर बोलते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, PAV इज इक्वल्स टू, ये वाली पावर कौन सी है, वर्चुअल पावर, है ना, वर्चुअल पावर यानी PVIR इंटू cos फाई। तो ये जो एवरेज पावर है, यहां ये ध्यान रखें, इसको आपने क्या नाम दिया है, इस फैक्टर को, ये जो है इसको क्या नाम दिया आपने, वर्चुअल पावर नाम दिया, PVIR, इसको आपने वर्चुअल पावर नाम दिया, इस फैक्टर को, किसको, VRMS IRMS को क्या कहा है आपने, वर्चुअल पावर, P और यहां लगा दिया VIR, यानी कैसी पावर, वर्चुअल पावर। अब देखो ये बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट, जैसे रेजिस्टिव सर्किट है वो पावर कितनी कंज्यूम करता है, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। यानी हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला ये आ गया, क्या आ गया, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही आ गए। ये तो मैंने आगे मॉडिफाई किया है केवल किसको बताने के लिए, वर्चुअल पावर को बताने के लिए। अदरवाइज हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखें। अब मैं यहां पे ये नोट करिए आप, यदि आपको ये कह दिया जाए कि प्रूव दैट एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर इज दिस, तो ये तो डेरिवेशन यहां तक तो करेंगे ही, किसी के लिए भी पूछो, रेजिस्टर के लिए पूछो, चाहे कैपेसिटर के लिए पूछो, चाहे इंडक्टर के लिए पूछो, यहां तक तो करना ही करना है। फिर रेजिस्टर के लिए फाई की वैल्यू 0 रख देंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, और cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्लियर है, तो आप ये नोट कर लिया। तो अब आइए अपन बात करते हैं क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर, है ना, यहाँ पे ये डेरिवेशन तो होगा ही, और उसमें देखो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर, पहला पॉइंट में मैं लिख रहा हूं
पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस ही हो, जिसके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ना हो, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, है ना। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के लिए आप देखें यहां से, फॉर रेजिस्टर मैंने बताया था वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस 0 होता है। कैपेसिटर में करंट 90 आगे चलता है, यानी वहां फेज डिफरेंस 90 होता है, अब वोल्टेज पीछे चलता है। और जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज पीछे चलता है और करंट आगे चलता है, कितना, 90। लेकिन इसमें तो रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आपके पास आया है वो क्या है, Vrms इंटू IRms इंटू कॉस फाई, और फाई की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा Vrms IRms इंटू 1। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द किसके, रेजिस्टर क्या होगी, Vrms इंटू IRms। क्लियर। अब देखो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, है ना। इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है 90, है ना, वोल्टेज लीड बाय 90, यानी फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हुई, 90, वोल्टेज आगे चलता है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला यहां रखेंगे, तो ये एवरेज पावर है वो कितनी हो जाएगी, यहां देखिए एवरेज पावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी Vrms IRms इंटू कॉस फाई की जगह 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो PA ये वैल्यू है वो आ जाएगी Vrms IRms इंटू 0, और ये पावर कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर कितनी आएगी, 0। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव करिए कि पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर 0 होती है, तो फर्स्टली आप ये डिराइव करेंगे और फिर लिखेंगे इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर क्या होगी, 0 होगी। प्योर इंडक्टर की बात चल रही है। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, प्योर कैपेसिटर की। थर्ड है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर कैपेसिटर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय, थर्ड है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर में उल्टा होता है, यहां कौन आगे चलता है, करंट आगे चलता है, यानी फेज डिफरेंस यहां कितना होता है, यहां भी 90 होता है, -90 कम। तो पावर यदि आप निकालेंगे तो ये एवरेज जो पावर है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएंगे, cos फाई की जगह अगेन 90 हो जाएगा, cos -90 की वैल्यू भी 0 और cos 90 की वैल्यू भी 0। तो एवरेज पावर है वो होगा Vrms इंटू IRms इंटू cos -90। तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, Vrms IRms इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पावर है वो क्या आ जाएगी, 0। यानी आप ये कह सकते हैं सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर की जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय देम है वो क्या होती है, 0। तो पावर कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टर करता है, और रेजिस्टर पावर को किस फॉर्म में कंज्यूम करता है, हीट की फॉर्म में कंज्यूम करता है। ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बता चुका हूं क्या कि कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों ही एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते बल्कि स्टोर रखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रखता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रखता है। वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था रेजिस्टर एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपिएट करता है। तो पावर कौन कंज्यूम करता है, ये वाला, और वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ये बात क्लियर है।
अब ये बात क्लियर है तो इसको नोट करिए और फिर हम बात करते हैं पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट के। क्लियर है? क्या? पावर फैक्टर, नोट करिए इसे। अब चलते हैं हम पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे। पावर फैक्टर क्या होता है, आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। सीबीएसई में पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट है नहीं, हालांकि समझने के लिए कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक। पावर फैक्टर है क्या? हम ये कह सकते हैं पावर फैक्टर को इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसी को क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर बोला जाता है। क्या कहा आपने? पावर फैक्टर को कहा है यह कोसाइन होता है। कोसाइन का मतलब कोस की वैल्यू होता है किसके? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस हम क्या मानते थे? फाई मानते थे। या इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये वर्चुअल पावर, एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का रेशियो होता है। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं, यानी यहां ये भी कह सकते हैं इट इज द या पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर। एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। कैसे कह दिया हमने? देखो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। पावर फैक्टर आपने कहा है एवरेज पावर, यानी पावर फैक्टर को आपने कहा है पावर फैक्टर। कौन सी पावर? एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का रेशियो। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया था? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई आया था। और वर्चुअल पावर को मैंने बताया था, किसको वर्चुअल पावर नाम दिया था? VRMS और IRMS के प्रोडक्ट को। तो यहां से यदि अपन देखते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है? कॉस फाई आती है। तो इस तरह से हमने ये भी कह सकते हैं कॉस फाई क्या था? एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या कह सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर। एवरेज पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरा देखो, हम और तरीके से भी पावर फैक्टर की वो बना सकते हैं। कॉस फाई हमने आरएलसी सर्किट के लिए, वैसे तो आप सबसे पहले तो ये लिख लें कि पावर फैक्टर की देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। पावर फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, पावर फैक्टर कहां से कहां के बीच में लाई करता है? ये लाई करता है 0 से 1 के बीच में। पावर फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। ये बात क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं किसी भी पावर फैक्टर क्या है? एक यूनिट लेस है, क्योंकि दो पावर का रेशियो है। तो ये भी ध्यान रखिए पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। पावर फैक्टर इज यूनिट लेस। ये ध्यान रखें कि ये यूनिट लेस होता है और इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। मैं बताऊंगा 0 कब होगी और 1 पावर फैक्टर की वैल्यू कब होगी। जब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो ये मान लो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, और पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तो ये पावर क्या कंज्यूम करेगा? 0 पावर कंज्यूम करेगा। मैक्सिमम पावर कंज्यूम कब करेगा? जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब देखो ये नोट करिए आप, पावर फैक्टर जो है
उसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में बताइए आपको, 0 से 1 के बीच में होती है ना। cos फाई को ही क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अब देखो हमें यदि cos फाई की वैल्यू निकालनी हो, जैसे आरएलसी सर्किट के लिए, आरएलसी सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए, फॉर एलसीआर सर्किट, मैंने आपको एक बात बताई थी वहां tan फाई यदि देखा होगा आपने, तो tan फाई की वैल्यू क्या थी, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, या XC माइनस XL, जो भी है, एक में से दूसरे को माइनस करते थे। ये किसकी वैल्यू थी, tan फाई की। और tan हमारे पास होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि मैं रफली ये लिखूं तो ये तो है परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू किसकी है, बेस की। अब यहां से देखिए आप, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है XL माइनस XC, और बेस कितना है, वो R है। तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना आप। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखना, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, देखो हाइपोटेनस की वैल्यू बेस का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। अब पावर फैक्टर है वो आप किसकी वैल्यू होती है, पावर फैक्टर जो होती है वो वैल्यू होती है पावर फैक्टर। cos फाई की वैल्यू होती है, cos फाई को ही तो बोलते हैं, पावर फैक्टर होता है cos फाई, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है बताइए आप, बेस की वैल्यू है R डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है ये, और इसको क्या करते थे वैसे, Z करते थे ना इंपीडेंस, XL माइनस XC का स्क्वायर। तो पावर जो फैक्टर है, पावर फैक्टर वो मैं ऊपर लिख देता हूं, या तो ये नोट करिए, ये नोट कर लिया, तो इसको मैं ऊपर लिख दूं यदि, हालांकि यहां एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है पावर फैक्टर की, सिंपल। यदि मैं ये ऐसे लिख दूं इसको, पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर को क्या लिख दूं, इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख दें, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये क्या थी, इंपीडेंस। तो पावर फैक्टर वो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। तो हम ये कह सकते हैं, यहां कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर है वो किसका रेशियो होता है, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का रेशियो होता है। तो हम ये कह सकते हैं, इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर समझ रहे हैं जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर लगा हो, इन एलसीआर circuit power factor is the power factor is the ratio of resistance and impedance, resistance and impedance। एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर किसका रेशियो होगा, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, क्योंकि यही तो cos फाई को ही तो आप क्या कह रहे थे, पावर फैक्टर, और cos फाई की वैल्यू यही तो आ रही है, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। तो ये भी कह सकते हैं। तो सिंपल पावर फैक्टर की डेफिनेशन ध्यान रखिए, क्या होता है, इट इज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, अब ये इसको नोट करिए जल्दी से, cos फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अब डिफरेंट सर्किट के पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी वो मैं बता देता हूं आपको, है ना। डिफरेंट जो सर्किट्स हैं उनके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखिए डिफरेंट सर्किट्स, जैसे या तो सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव हो
या सर्किट प्योर क्या हो, इंडक्टिव हो, या सर्किट प्योर कैपेसिटिव हो, तो उनके लिए पावर फैक्टर क्या होगा। क्लियर है क्या बता रहा हूं मैं? पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट। सो पहला जो है फॉर रेजिस्टिव सर्किट, पहला हम है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वो क्या होता है, वो होता है कोस फाई, और फाई की वैल्यू 0 है तो कोस 0 यानी कोस 0 की वैल्यू 1 है। तो प्योर रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। ध्यान रखें, इसके लिए पावर फैक्टर क्या होता है, 1। फॉर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव उनके लिए क्या, फॉर प्योर इंडक्टिव, फॉर प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव का मतलब जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो, इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, और पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना। तो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, वो होगा 0। यदि आप थर्ड में बात करें प्योर कैपेसिटिव के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, क्लियर है। फॉर प्योर कैपेसिटिव, फॉर प्योर कैपेसिटिव के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 90, प्लस माइनस 90, कौन सा भी 90 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 90 होती है। पावर फैक्टर है वो हो जाएगा cos फाई यानी माइनस 90, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो यहां भी पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो तीसरा जो फोर्थ सर्किट जो मैं बात कर रहा हूं, एलसीआर सर्किट की बात कर रहा हूं। एलसीआर रेजोनेंट सर्किट के लिए, रेजोनेंट सर्किट के लिए, यानी इसमें बात कर रहे थे हम प्योर रेजिस्टर लगा हुआ हो, इसमें प्योर इंडक्टर लगा हुआ हो, इसमें प्योर कैपेसिटर लगा हुआ हो, और इसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टर भी हो। तो आपने देखा था यहाँ पावर फैक्टर दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है tan फाई इज इक्वल टू क्या था, XL माइनस XC अपॉन cos फाई की वैल्यू निकाली थी ना, cos फाई इज इक्वल टू क्या था, R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, और XL माइनस XC की वैल्यू दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ यही तो था रेजोनेंट कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, XL किसके बराबर होता है, XC के, तो बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और cos फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, R अपॉन R। तो ये ध्यान रखिए, RLC रेजोनेंट सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और वैसे भी वोल्टेज और करंट के बीच एलसीआर में फेज डिफरेंस बताया था रेजोनेंस कंडीशन में 0, तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होनी है, 1 होनी है। तो आप ये ध्यान रख लेंगे, यहाँ ये वैल्यू ध्यान रह जाएगी। एलसीआर रेजोनेंट सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ये बात ध्यान रह जाएगी। प्योर रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए जो पावर फैक्टर है, इंडक्टिव के लिए और कैपेसिटिव के लिए दोनों के लिए क्या होता है, 0। इंडक्टिव के लिए और कैपेसिटिव के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, 0। अब देखो कई बार ये होता है कि जैसे फैन है, फैन में हमें पता है कि कॉइल होती है। कॉइल कैसे बनाई जाती है, कॉपर के वायर्स को इस तरह से वाइंड किए जाते हैं काफी टर्न्स, और कॉइल बनेगी तो उसकी इंडक्टेंस होगी। यानी मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको इस पावर फैक्टर का, कि इंडक्टेंस होगी यानी एल होगी। कब, जब फैन के अंदर कॉइल होती है, यानी कॉपर के वायर आपने देखे होंगे मोटर के अंदर इस तरह से वाइंड अप किए हुए होते हैं, तो वो क्या है, एक इंडक्टर है, यानी इंडक्टेंस होगी उसकी वजह से, और इंडक्टेंस होगी तो उसका जो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
प्योर रेजिस्टेंस होता तो पावर फैक्टर क्या होता 1, लेकिन साथ में क्या है इंडक्टेंस भी है, जिसकी वजह से उसका पावर फैक्टर 1 से क्या हो जाएगा कम। तो वो पावर कंज्यूम करेगा वो भी क्या करेगा कम करेगा, क्योंकि पावर फैक्टर जितना कम होगा उतनी ही वो पावर कंज्यूम क्या करता है कम करता है। कम पावर मिलेगी उसको, एनर्जी वो क्या लेगा कम लेगा। तो उसके फेज को कैंसिल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके साथ में कैपेसिटर लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का यूज क्या है, जो इंडक्टर का जो फेज था उसने जो बनाया था फेज डिफरेंस 90 बनाया होगा या जो भी बनाया होगा, वो कंडेंसर कैपेसिटर क्या बना लेगा -90 बना लेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल होने के कारण यानी कैपेसिटर है वो उसके फेज को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, यानी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो वो पावर क्या कंज्यूम करेगा मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, वो मैक्सिमम पावर खींचेगा, और मैक्सिमम पावर खींचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। कई बार जैसे फैन की स्पीड धीरे होती है स्लो होती है तो कहते हैं उसका कंडेंसर चेंज करो, यानी उसका कैपेसिटर चेंज करो, क्योंकि कैपेसिटर ने वर्क नहीं कर रहा है, कैपेसिटर वर्क नहीं कर रहा तो अभी उसका पावर फैक्टर क्या हो गया चेंज हो गया, है ना। अकेला इंडक्टर होगा तो पावर फैक्टर चेंज होगा, पावर फैक्टर 1 से क्या होगा कम। जब कैपेसिटर का रिएक्टेंस और ये दोनों बराबर हो जाए कॉइल की रिएक्टेंस, तो उस टाइम पावर फैक्टर क्या हो जाएगा मैक्सिमम यानी 1 हो जाएगा, और वो पावर मैक्सिमम कंज्यूम करेगा, और मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी फास्ट होगी। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि फैन में कंडेंसर यानी कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो किसके फेज को कैंसिल करने के लिए इंडक्टर के फेज को कैंसिल करने के लिए। इंडक्टर कहां होता है आप ये सोच रहे होंगे, जो कॉइल मोटर के अंदर जो कॉइल बना रखे हैं वायर बना रखे हैं वही क्या है इंडक्टर है, क्योंकि उसकी क्या होगी इंडक्टेंस होगी। सो नोट कर लीजिए इनको, फिर बात करते हैं अपन, है ना। ये नोट कर लीजिए और ये ध्यान भी रह जाएंगे ना, अभी आप वाटलेस करंट की बात करेंगे, हालांकि सीबीएसई में वाटलेस करंट नहीं है और नहीं है पावर फैक्टर वाला कंसेप्ट है ना, तो फिर भी इसको ध्यान रखिए, नोट करिए। सो ये नोट कर लिया आपने, तो अब हम बात करते हैं वाटलेस करंट की। वाटलेस करंट है क्या, एसी करंट या एसी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट वाटलेस कहा जाएगा यदि एवरेज पावर कंज्यूम बाय द करंट क्या हो 0 हो, यानी वो फ्लो जरूर हो रहा है लेकिन सर्किट में कोई पावर कंज्यूम ना करे, तो उस करंट को हम कौन सा करंट बोल सकेंगे वाटलेस करंट। वाटलेस जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वाट किसकी यूनिट है पावर की, लेस बिना पावर के। क्या कोई ऐसा हो सकता है, यानी एसी सर्किट में फ्लो होने वाला वो करंट जो कि कोई पावर कंज्यूम ना करे, या एवरेज पावर कंज्यूम बाय द करंट यदि 0 है तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे वाटलेस करंट बोलेंगे। क्या एवरेज पावर 0 हो सकती है, आपको यदि मैं कॉन्सेप्ट पे ले चलूं, एवरेज पावर का फॉर्मूला था Vrms IRMS cos फाई। ये सर्किट में करंट 0 नहीं है, वोल्टेज 0 नहीं है, तो भी पावर 0 हो सकती है यदि फाई की वैल्यू क्या है 90 है। यानी इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है तो सर्किट में कोई पावर एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होगी, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट क्या होगी 0 होगी। तो ऐसे करंट को हम क्या कह सकते हैं वाटलेस करंट। क्या ऐसा हो सकता है कोई भी करंट सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं करे, आप कहेंगे यदि कैपेसिटर या इंडक्टर प्योर होता, प्योर इंडक्टर का मतलब है सिर्फ इसका क्या हो इंडक्टेंस हो, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 90, और उस टाइम वो उससे फ्लो होने वाला करंट वाटलेस करंट होगा, क्योंकि एवरेज पावर कंज्यूम बाय द करंट क्या होगी 0। लेकिन क्या प्योर इंडक्टेंस हो सकती है, प्योर इंडक्टेंस का मतलब है सिर्फ उसका इंडक्टेंस हो, उसका रेजिस्टेंस क्या हो 0, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही। इसी तरह से आप बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर का भी प्योर कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है, उसकी प्लेट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो वाटलेस करंट हम कब मान सकते हैं, जब प्योर इंडक्टेंस हो या प्योर कैपेसिटेंस हो, उस टाइम फाई की वैल्यू क्या होगी 90 होगी। सो वाटलेस को हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है
द करंट इन द एसी सर्किट, वोल्टेज करंट में डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? 1 मार्क्स में पूछा गया डिफाइन वोल्टेज करंट। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे वोल्टेज करंट को? हम ये कह सकते हैं द करंट इन द एसी सर्किट, AC circuits is said to be wattless current if average power consumed by it in the circuit is 0। यानी इसकी एवरेज पावर जो है वो क्या हो? 0 हो। तो ऐसे करंट को हम क्या कह सकेंगे? वॉटलेस करंट कह सकेंगे। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे फेजर डायग्राम से क्लियर करता हूं। ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस पे मैंने लिया है करंट, और एसी के लिए करंट की कौन सी वैल्यू ली जाती है? आरएमएस वैल्यू ली जाती है। तो मैंने यहाँ पे इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये कोई एक्सिस है और इस पे ले लिया करंट, ले लिया करंट की कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू यहाँ पे इसके साथ में वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है? ये वोल्टेज है और कितना है? वीआरएमएस। ये इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये मान लिया फाई एंगल बना रहा है। यानी वोल्टेज और करंट, ये इस एक्सिस पे क्या है? ये करंट है और ये क्या है? वोल्टेज है। तो करंट वोल्टेज के साथ में जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा है? फाई बना रहा है। अब हम कहें इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? इस करंट के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक इसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन वाला तो कोस होगा और इसके परपेंडिकुलर वाला साइन होगा। भाई इधर इसके अलोंग क्या होगा? इसके अलोंग तो क्या होगा? ये इसका कंपोनेंट, इस करंट का IRMS का ये कंपोनेंट क्या होगा? IRMS cos फाई। और एक कंपोनेंट इसके क्या होगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा IRMS साइन फाई। ये बात समझ के मैं यहां लिख देता हूं। ये कंपोनेंट क्या होगा? IRMS तो करंट है, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इनटू साइन फाई। तो आप ये समझे या नहीं समझे? तो अब मैं ये कहूं कि ये जो कंपोनेंट है वोल्टेज के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। और ये कंपोनेंट है, ये वोल्टेज के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये इस एंगल को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूं तो ये एंगल बन रहा आपका 90। अब यदि हम कहें कि कंपोनेंट जो है उस कंपोनेंट की बात करूं मैं, कौन सा? देखो ये बात तो समझ में आ गई, ये बात कर रहे हैं आप कंपोनेंट की। ये तो कंपोनेंट हो ही गई, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो द कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? IRMS cos फाई, IRMS cos फाई है ना, अलोंग द वोल्टेज। किसके अलोंग है? अलोंग द वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब VRMS है ना, वो VRMS है। फेज डिफरेंस बिटवीन VRMS एंड IRMS cos फाई इज 0। यानी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 0। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? इज 0। सो एवरेज पावर कंज्यूम बाय इट कितनी होगी? ये होगी आपके पास में क्या? VRMS वोल्टेज इनटू करंट कितना है? IRMS cos फाई इनटू एंगल। पावर यही तो था, वोल्टेज इनटू करंट इनटू कॉस
और एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच में, दोनों सेम फेज में, ये भी इसी लाइन पे और ये भी इसी लाइन पे, 0। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी VRMS IRMS cos फाई, यानी ये इसकी पावर कंज्यूम्ड क्या 0 नहीं होगी। लेकिन आप दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, ये तो नोट करिए, आप डेफिनेशन तो नोट करिए, अब वहां से मैं मिटा रहा हूं। दूसरा जो कंपोनेंट है, ये इसको नोट कर लिया, इसको नोट करिए, ये नोट कर लिया। तो मैं दूसरा कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट है, जो कि इसके क्या है नॉर्मल है ना, अदर कंपोनेंट है, जो कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट द कंपोनेंट, आगे क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट नॉर्मल टू VRMS, नॉर्मल टू VRMS, उसके लिए फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है वो हो गया, देखो ये वोल्टेज यहां है और करंट यहां है, ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा कह रहे हैं, आई नॉर्मल टू VRMS है ना, VRMS के क्या है नॉर्मल है, उसकी बात चल रही है IRMS साइन फाई की है ना, उसके लिए फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस जो है वो है 90। तो एवरेज पावर है, एवरेज पावर इस करंट की, इस वाले करंट की, वो क्या होगी वोल्टेज इनटू करंट, करंट कितना है IRMS साइन फाई इंटू VRMS हाई, देखो वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस, कॉस एंगल कितना है ये 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये आ जाएगा पूरा, देखो cos 90 की वजह से 0। सो इस करंट के द्वारा, करंट के इस कंपोनेंट के द्वारा आप इसको ऐसे मत लिख देना IRMS को ऐसे इसके साथ में मल्टीप्लाई, RMS ये बता रहा है कि ये ऐसे है और साइन फाई यूं है। ये जो कंपोनेंट है करंट का, इस करंट की ये सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, सो IRMS VRMS करंट है, इस वाले करंट को कौन सा करंट बोला जाएगा, ये करंट को ही बोला जाएगा वाटलेस करंट। सो यहां मैं लिख दूं, सो कौन सा, सो IRMS साइन फाई इज कैसा करंट है, वाटलेस करंट। इस करंट को ही हम कौन सा करंट बोलेंगे, वाटलेस करंट बोलेंगे। क्लियर है, नोट करिए इसे। ये देखो ये तो पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला 90 पे होगा और 90 पे होता है वो पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इस करंट को आप कौन सा करंट बोलेंगे, वाटलेस करंट बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए।